ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एसएफएम से। सबसे पहले अपन एक अपना जाना पहचाना इंटरमीडिएट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपिटल बजटिंग। इंटर में अपने को आता था कैपिटल बजटिंग का टॉपिक, तो भी उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, नामकरण हो गया उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग? बोलो। और आज फ्रेश मेमोरी कार्ड डाला है, इंटर वाला मेमोरी कार्ड तोड़ के फेंक दिया अभी, है ना वेलिन? यस, हाँ वापस बोलो। ठीक है, डिसीजन लेना कि असेट परचेज करे नहीं करे, कोई इन्वेस्टमेंट करे नहीं करे, कोई मशीनरी खरीदना है नहीं खरीदना है। मोस्टली बुक में तो मशीनरी का एग्जांपल होता है कि मशीनरी खरीदना है नहीं खरीदना है। तो डिसीजन लेना कि कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, असेट खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, उस वैसे डिसीजंस को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो यहां पे कैपिटल बजटिंग को हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। तो सबसे पहला अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन, तो जो अपने को इंटरमीडिएट में आता था इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए अपने पास कौन सी मेथड्स है जिसके बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं कैपिटल बजटिंग में कि कोई असेट खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो डिसीजन लेने के लिए अपने बहुत सारी मेथड्स है, इंटर में सीखी है। कौन सी मेथड्स है? एक एक करके बोला है, ग्रुप में नहीं। एनपीवी, ठीक है, पीआई, फिर आईआरआर, फिर एमआईआरआर और आईआरआर, पेबैक, हाँ ठीक है, और टर्मिनल वैल्यू और एडजस्टेड एनपीवी। क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, हाँ, और ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवैल्यूएट करने की जो अपनी टेक्निक्स है ना, उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है नॉन डिस्काउंटेड। नॉन डिस्काउंटेड मतलब वो जहां पे अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं कि आज का 1 रुपया और 1 साल के बाद का 1 रुपया अपने लिए सेम है, वो है नॉन डिस्काउंटेड। कि जहां पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हैं, एंड जहां पे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, कि जहां पे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करोगे। तो दोज आर अवर डिस्काउंटेड टेक्निक्स, ठीक है। नॉन डिस्काउंटेड में अपने पास सबसे पहला है पेबैक, सेकेंड अपने पास ARR, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड पेबैक रेसिप्रोकल। फोर्थ पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ये लास्ट वाले दो जो लोग ओल्ड सिलेबस से इंटर क्लियर करके फाइनल में आए ना, उनको नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये इंटर के न्यू सिलेबस में आता था, ओल्ड में नहीं आता था, ठीक है। डिस्काउंटेड में अपने पास है सबसे पहला है एनपीवी, अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेकेंड आईआरआर, अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, that is basically called PI. Then modified internal rate of return, MIRR. Then और कौन से? डिस्काउंटेड पेबैक, देन टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू ओल्ड कोर्स वालों की बुक में इट वॉज टर्मिनल वैल्यू, न्यू कोर्स वालों की बुक में इसका नाम था मॉडिफाइड एनपीवी। एंड लास्ट एडजस्टेड एनपीवी, ठीक है। ओल्ड कोर्स वाले जो होंगे ना, ओल्ड सिलेबस वालों को एडजस्टेड एनपीवी नहीं था इंटरमीडिएट में, न्यू सिलेबस में देयर वाज एडजस्टेड एनपीवी, और न्यू में मॉडिफाइड एनपीवी बोलते थे, ओल्ड में उसको हम
टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। एंड इवन ये भी दो जो है पेबैक रेसिप्रोकल एंड पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी दो चीजें जो वो ओल्ड कोर्स वालों को इंटरमीडिएट में नहीं आती थी, न्यू सिलेबस वालों को दिस थिंग्स आर देयर इन वेरी इंटरमीडिएट। तो ये हमारी मेजर टेक्निक्स है जिसके बेसिस पे अपन किसी भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ना नॉन डिस्काउंटेड वाली टेक्निक्स देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है, बाकी चीजों में बाद में जाएंगे। पहले हम बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई पेबैक कैसे गिनना है या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे गिनना है। तो पहले अपन वो बेसिक कैलकुलेशन समझते हैं कि उसको हमें गिनना कैसे है। ठीक है, तो पहले हम एआरआर पे जाते हैं, एवरेज या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है से 5 लाख का, ठीक है, और लाइफ है से 5 इयर्स, 1 2 3 4 5। मैं आपको दे रहा हूं प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। से आपका प्रॉफिट है 1 लाख, 150, 2 लाख, से 1,80,000 एंड से 3 लाख। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स है। डेप्रीसिएशन के लिए हम यूज कर रहे हैं से 10% WDV, ठीक है, और टैक्स रेट हम रखते हैं 40%। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, कितना होगा डेप्रीसिएशन? 5 लाख का असर है, 10% WDV, 50,000, 45, ओके, $40,500, 36, 450, 32,805। ये आपका हो गया डेप्रीसिएशन WDV मेथड से 10%। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलसी पे ले लो 0.9 ले लो कैलसी पे, और इन टू फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन इक्वल टू कितना आया? 45,000 आया, फिर इक्वल टू 40,500, देन 36,450, 32,805 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट WDV। कोई ऐसा है जो कैलसी नहीं लाया हो? कैलसी यार, कैलसी तो मस्ट है। पीछे वाला एसी ऑन कर दो ना। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? माइनस कर दो डेप्रीसिएशन 50,000, 1,05,000, 1,59,500, 143,550, 267,185। इतना क्लियर है? ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स से हमने डेप्री लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया। टैक्स ले लो, टैक्स कितना है? 40% टैक्स 20,000, 42,000, 159,500 पे 40% टैक्स 63,800, 143,550 पे 40% 67, 57, 4 एंड लास्ट 267, 185 पे। ये रॉन्ग, 195 है, 195 है ना? ठीक है, टैक्स 106, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000, 957,100, 86, ओके, 160,317 टोटल।
वापस बोलो। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लो, ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमारी ये जो टेक्निक्स है ना आगे जो हमने देखी, वो सारी टेक्निक्स में से एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसा मेथड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो टेक्निक है वो आपकी बेस्ड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द ओनली टेक्निक जो आपकी बेस्ड है इस एआरआर वाली, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बेस्ड है, और बाकी सारी जितनी भी आपकी टेक्निक्स है वो सारी आपकी बेस्ड है कैश फ्लो पे। तो ये अकेला ऐसा लौता मेथड है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बेस्ड है, मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ एआरआर इज द ओनली वन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे डिपेंडेंट है, और बाकी जितने भी अपना मेथड्स है ये बाकी के सब और ये सब आपके कैश फ्लो पे डिपेंडेंट है, ये सारी मेथड्स आपकी कैश फ्लो पे डिपेंडेंट है। तो अब हम एआरआर वापस आगे बढ़ते हैं, एआरआर हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक कैलकुलेट कर लिया, तो अपनी एआरआर की फॉर्मूला क्या है? एआरआर की फॉर्मूला होती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रिफरेबली अब हम यहां पे जब लेंगे तो हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से करेंगे इंस्टेड ऑफ इनिशियल। इनिशियल करोगे तो रॉन्ग नहीं, बट जब कुछ नहीं बोला तो वी विल गो विद एवरेज इन्वेस्टमेंट। और एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यूजुअली हम एवरेज के लिए क्या करते हैं? ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज, और यहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हर एक ईयर का इंडिविजुअल एवरेज कैलकुलेट करेंगे। हमारी फाइनल की बुक में कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी थोड़ी सी इंटरमीडिएट से डिफरेंट है। हमें हर एक ईयर वाइज उसको इंडिविजुअली एवरेज लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपना ईयर 1 है ओपनिंग बैलेंस असेट का, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, एंड एक लास्ट कॉलम हम बना लेते हैं एवरेज। ओपनिंग का अपना असेट कितने का था? 5 लाख, 50,000 आपका डेप्री, क्लोजिंग 450, और एवरेज फर्स्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज 475, ठीक है। सेकेंड 450 ओपनिंग हो जाएगा, सेकेंड ईयर का डिप्रीसिएशन आया अपना 45,000, क्लोजिंग 4,05,000, एवरेज 450 एंड 405, 4,27,500। थर्ड ईयर ओपनिंग 4,05,000, डेप्रीसिएशन है 40,500, क्लोजिंग 3,64,500। एवरेज ले लो, 3,84,750, ये अपना ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज। फोर्थ ईयर ओपनिंग 3,64,500, डेप्री है आपका 36,450, क्लोजिंग 3,40,000। क्लोजिंग कितना बोला आपने? 3, एवरेज 3,46,2,7, एंड लास्ट फिफ्थ ईयर ओपनिंग 3,28,050, डेप्रीसिएशन है आपका 32,805, क्लोजिंग 295, एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग का 640, ओके। टोटल एवरेज के कॉलम का टोटल $19,45,173। इसका एवरेज करो, एवरेज इन्वेस्टमेंट 19,45,173 डिवाइड बाई 5, 89,035।
3,89,035 ये हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये तरीका एवरेज इन्वेस्टमेंट गिनने का, ठीक है। तो जो हम ट्रेडिशनली करते थे कि सीधा ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज ले लिया या क्लोजिंग माइनस स्क्रैप वैल्यू किया उसका एवरेज ले लिया, वो नहीं करना है। हर एक ईयर का इंडिविजुअली ओपनिंग क्लोजिंग निकालेंगे असेट का, इन्वेस्टमेंट का, उसका एवरेज लेंगे और फिर एक ग्रैंड एवरेज लेंगे। इस ग्रैंड एवरेज को हम बोलेंगे हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? एवरेज पैट है आपका 435, 147, 5 साल है 87,029 इज अवर एवरेज पैट एंड दिस इज अवर एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ARR आ जाएगा 87,029 डिवाइड बाई 389,035 इंटू 100 कर देना। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अकेला ऐसा लौता टेक्निक है जो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बेस्ड है और हम इस तरीके से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं पर पहला प्रेफरेंस हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को देंगे। कुछ अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो कि भाई आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लो तो वी विल गो विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ ही जाएंगे। और आज एवरेज इन्वेस्टमेंट गिनने का तरीका ये होगा, हर एक ईयर का इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट दिया, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दिया, हमने डेप्री माइनस किया, पीबीटी लाए, टैक्स माइनस किया, पीएटी पे पहुंचे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमने एवरेज निकाला 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ARR कैलकुलेट करने के लिए अपने को एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना है। तो हमने वहां पे एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हर ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग लिया और हर ईयर वाइज एवरेज लिया और फिर सीधा, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता तो मैक्सिमम क्या होता, ये ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का, ये क्लोजिंग बैलेंस 5th ईयर का, इसका एवरेज कर देते। लेकिन हम हर एक ईयर का इंडिविजुअल एवरेज करेंगे, फिर उसका एक ग्रैंड एवरेज करेंगे। ये ग्रैंड एवरेज अपने को यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हुआ? ठीक है, लिख लो, ऊपर वाला लिखना है।
ये लिख लिया। इतने में किसी को डाउट है?
डन हो गया? ठीक है, तो ये अपना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया ARR। नेक्स्ट है अनडिस्काउंटेड में अपना पेबैक। सपोज से एग्जांपल अपन कंटिन्यू करते हैं। सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। अब बाकी के जितने भी अपने मेथड्स हैं ना, वो सारे के सारे मेथड्स अपने कैश फ्लो पे बेस्ड है। बाकी सारी मेथड्स अपनी कैश फ्लो पे बेस्ड है। सिर्फ ये एक अकेला मेथड था जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बेस्ड था। सपोज से इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, लाइफ है से 4 इयर्स, और मैं आपको दे रहा हूं एनुअल कैश फ्लो इससे 2 लाख। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, 4 साल की लाइफ है, एनुअल कैश फ्लो 2 लाख है। कैश फ्लो हर साल सेम है, कैश फ्लो हर साल सेम है। पेबैक पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, अपना पैसा कितने टाइम में वापस आएगा। 4 साल की लाइफ, हर साल 2-2 लाख आएगा, मतलब टोटल 8 लाख आएगा। इन्वेस्ट तो आपने 5 ही किया है, तो वो 5 लाख एग्जैक्टली कितने टाइम में वापस आएगा, दैट इज कॉल्ड अवर पेबैक पीरियड। तो अगर हर साल कैश फ्लो सेम है तो पेबैक पीरियड हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेबैक पीरियड क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाई एनुअल कैश फ्लो। लेकिन ये सिर्फ तब जब एनुअल कैश फ्लो सेम होगा हर साल, तो नहीं तो हम ये यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे कितना हो जाएगा 5 लाख, दिस इज 2 लाख। तो ये हो गया अपना 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2.5 साल के अंदर आपका ये पैसा वापस आएगा। 2.5 ईयर्स में आपका एग्जैक्ट 5 लाख वापस आएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर मान लो टोटल कैश फ्लो मिला के 4 लाख ही आ रहा होता तो इसका मतलब पैसा वापस आ ही नहीं रहा है, तो देयर इज नो पेबैक। तो पेबैक के टर्म्स में अगर हमें प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है, कि अगर एक ही प्रोजेक्ट है और इवैल्यूएट करना है कि अच्छा है या खराब, तो पेबैक आ रहा है मतलब अच्छा है, पेबैक नहीं आ रहा मतलब खराब है, क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया कम से कम उतना तो आएगा। तो अगर पेबैक आ रहा है मतलब प्रोजेक्ट इज गुड, नहीं आ रहा मतलब प्रोजेक्ट इज नॉट गुड। अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करना हो बेस्ड ऑन पेबैक, तो क्या होगा, हायर द बेटर या लोअर द बेटर? लोअर द बेटर। पैसा जितना जल्दी वापस आएगा वो बेटर है, तो लोअर द बेटर। तो पेबैक के लिए अपना क्राइटेरिया होता है लोअर द बेटर। ठीक है, तो ये कब, जब अपना कैश फ्लो हर साल सेम। अगर अपना कैश फ्लो हर साल सेम नहीं है, सेम इन्वेस्टमेंट रखते हैं, लाइफ वही 4 साल रख लेते हैं, कैश फ्लो इज सपोज से 3 लाख, से 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 से 80,000, एक साल और ले लेते हैं, सपोज से 120 टोटल। तो टोटल कैश फ्लो जो 5 साल में आ रहा है वो 6.5 लाख आ रहा है, मतलब आ तो रहा है, मतलब आपका पेबैक आ तो रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख है, कैश फ्लो आपका 6,50,000, मतलब पेबैक आ रहा है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा 5 लाख कितने साल में वापस आएगा। हम ये यूज नहीं कर सकते, हम ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे हर साल कैश फ्लो सेम होना जरूरी है, यहां पे नहीं है। तो हम एक कॉलम और बनाएंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। वन लाख, 3 लाख, 450, 530 एंड 650। ठीक है, तो आप देखो 3 साल में 4.5 लाख तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब 3 इयर्स जब कंप्लीट होंगे तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपका 450 तो आ गया है। 4th ईयर अगर खत्म हो गया तो आप 530 पे पहुंच जाओगे। तो हमें पूरा 5 लाख चाहिए, हमें 530 तक नहीं जाना है, मतलब समवेयर बिटवीन 3 एंड 4, समवेयर बिटवीन 3 एंड 4 हमारा पेबैक आ जाएगा। हमें 4th ईयर के एंड तक नहीं जाना है, तो 3 और 4 साल के बीच में। तो आप 3 से स्टार्ट करके कर सकते हो, आप 4 से स्टार्ट करके कर सकते हो। अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो 3+, बिकॉज 3 साल के बाद आएगा। तो 3 साल में हम पहुंच कहां रहे हैं 450, हमें जाना कहां है
5 लाख, मतलब 50,000 और चाहिए। मतलब 3 साल में आप 4,50,000 रिकवर कर लेते हो, तो आपकी इच्छा है कि चौथे साल में 50,000 कब आएगा, तो 50,000 हमें और चाहिए। तो यहां पे वी कैन राइट 5 लाख माइनस 450। तो हमें चौथे ईयर में 50,000 कब आएगा वो चाहिए। चौथे ईयर में आ कितना रहा है, 80,000। चौथे ईयर में आ कितना रहा है, 80,000। ठीक है, तो या तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेके लिख सकते हो 530 माइनस 450, और यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट 80,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स का गैप 4 माइनस 3। ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, एक ही साल का गैप होता है। तो समवेयर बिटवीन, तो अपने को बेसिकली चाहिए सिंपल सा कैलकुलेशन ये कि 4.5 लाख आप पहुंच गए हो, चौथे साल में आप 80,000 कमाओगे तो 80,000 आएगा एक साल में, पूरे 4th ईयर में। तो 50,000 कितने में, 3.625 ईयर्स, ये आपका पे बैक हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको मंथ्स में पुटअप करना चाहो तो वी कैन टेक इट एज 3 ईयर्स एंड 0.625 को मंथ्स में कर दो इंटू 12 करके, 0.625 इंटू 12, ठीक है, 0.625 इंटू 12, तो 7.5 मंथ्स, तो 3 ईयर्स एंड 7.5 मंथ्स। क्लियर, तो ये एक तरीका है करने का। या फिर 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 4 माइनस, ठीक है, 4 से स्टार्ट करेंगे तो हमें पीछे जाना है, बिकॉज अब आप चौथे साल के एंड पे पहुंच गए हो जहां पे आपका कैश फ्लो जो है वो 5,30,000, अपने को जाना कहां है 5 लाख। तो अब हम आगे आ गए इससे, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम 530 पे आ गए हैं, जाना अपने को 5 लाख तक है, नीचे डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। सेम ही आएगा 3.625 ईयर्स। क्लियर, ठीक है। तो अब उल्टा हो गया कि वो 30,000 कितने टाइम में आएगा, तो 50,000 जो आ रहा है, सॉरी 80,000 जो आ रहा है वो पूरे साल में आ रहा है, तो 30,000 कितने टाइम में, उतना अपने को नहीं चाहिए। तो आप 4 से स्टार्ट करो तो माइनस होगा, हम 4th ईयर ले रहे हैं, मतलब हम 530 तक पहुंच चुके हैं। अपने को तो 5 पे जाना है तो पीछे जाना पड़ेगा, तो 5 तक जाना है, और पूरे एक साल में हमने कितना कमाया 80,000। यहां पे क्या था, हम 450 पे खड़े, हम तीसरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें 5 तक जाना है, तो अपने को 50,000 चाहिए, पूरे साल में हम कितना कमा रहे हैं 80,000। तो आइदर ऑफ द वे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड, दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। क्लियर है, क्राइटेरिया अपना लोअर द बेटर। तो अगर एक होगा तो आ रहा है पे बैक तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट करेंगे। एक से ज्यादा होगा तो जिसका पे बैक पीरियड लोअर है वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज लोअर द बेटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। नेक्स्ट है पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल इज बेसिकली पे बैक पीरियड का एक काइंड ऑफ उल्टे जैसा है। पे बैक रेसिप्रोकल इज एवरेज या एनुअल कैश फ्लो आप बोल सकते हो, डिवाइड बाय योर इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 1 अपॉन योर पे बैक पीरियड, और परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100। ठीक है, अभी हमने आगे वाला एग्जांपल लिया, हमारा फर्स्ट केस जो मैंने आपको दिया उसमें हमारा एनुअल कैश फ्लो सेम था हर साल 2 लाख, तो पे बैक रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, और या फिर पे बैक पीरियड हमने कितना गिना था, नहीं फर्स्ट वाले केस में 2.5 इंटू 100। ठीक है, सो दिस इज 40%। तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, ये जनरली हम तब यूज करेंगे जब हमारा एनुअल कैश फ्लो जो वो हर साल सेम हो, प्रिफरेबली हम तब यूज करेंगे, वरना हम ये एवरेज एनुअल कैश फ्लो निकाल के हम ये यूज करेंगे, दैट इज अ मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग। अगर सेकंड एग्जांपल से हम जाएं तो हमारा एनुअल कैश फ्लो कितना था, कैश फ्लो हमारा टोटल है 6,50,000, तो एवरेज कैश फ्लो कितना होगा 1,30,000। ठीक है, तो 1,30,000 अपना एवरेज कैश फ्लो है। तो अगर सेकेंड केस में हम कैलकुलेट करें तो इट इज 1,30,000
डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100। ठीक है, ये यूज मत करना, दिस इज मोस्टली यूज्ड व्हेन जहां पे हमारा हर साल एनुअल कैश फ्लो सेम हो, मतलब इट नाइट नॉट गिव यू एन करेक्ट जजमेंट। ठीक है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट पे बैक रेसिप्रोकल। तो एक तरह का प्रॉफिटेबिलिटी के इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आप एवरेज कैश फ्लो कितना कमा रहे हो, जैसे एआरआर में था इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हम एवरेज पैट कितना कमा रहे हो, उसकी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट पे एवरेज कैश फ्लो कितना कमा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड पे बैक रेसिप्रोकल। ठीक है, एंड एक लास्ट पे बैक से रिलेटेड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। Payback profitability is your total cash flow, that is total cash inflow minus your investment. हमारा टोटल कैश इनफ्लो कितना था 6,50,000 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, तो 1.5 लाख इज अवर पे बैक प्रॉफिटेबल। एक तरह का प्रॉफिट है, मतलब कैश फ्लो के टर्म्स में आप कितना एक्स्ट्रा कमाओगे विदाउट डिस्काउंटिंग, विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो 6.5 लाख हम कमाएंगे, 5 लाख का हमारा आउटफ्लो, तो 1.5 लाख इज पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ये एनपीवी जैसा है, बस एनपीवी में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हैं, तो हम कैश इनफ्लोज को डिस्काउंटिंग करके फिर टोटल लेते हैं, यहां पे हमने अनडिस्काउंटेड लिया है, तो दैट इज कॉल्ड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो काइंड ऑफ वैसा ही है जैसा अपने को एनपीवी में होता है। तो ये हमारा पे बैक रेसिप्रोकल हो गया, ये हमारा पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। ठीक है, लिख लो।
डन हो गया, चेंज कर दो। डन। इतने में कोई डाउट है किसी को? पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी या एआरआर में? ठीक है, तो ये अपने चारों नॉन डिस्काउंटिंग वाले टेक्निक्स हो गए जहां पे अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। अब हम मूव करेंगे वहां से डिस्काउंटिंग वाली टेक्निक्स पे कि जहां पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करेंगे। कि अभी हमने 4-5 साल के कैश फ्लोज लिए तो हर साल के कैश फ्लो की वैल्यू अपने लिए सेम है, डजेंट मैटर कि कब वो आ रहा है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, पर अब हम उसको कंसीडर करेंगे, हम कैश फ्लोज को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। बाकी के टेक्निक्स पे जाएंगे। टोटल तो 5 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, 7 लाख का हमारा कैश फ्लो, मतलब पैसा आ तो रहा है, लेकिन ये विदाउट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करेंगे, उसके लिए हम लेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। हमने 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया, तो हम इन कैश फ्लोज को 10% से डिस्काउंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो अपने को इंटरमीडिएट में एफएम में आता था, तो 10% से डिस्काउंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी की चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो ले लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, बोलो 0.9091, ठीक है। प्रिफरेबली हम 4-4 डिजिट्स तक के फैक्टर लेंगे अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में क्लैरिफाइड हो। अगर क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट दिया है तो आंसर कैलकुलेशन के लिए 2 ही डिजिट यूज करना, नहीं किया और 3 या 4 डिजिट ले लिया और आंसर गलत आया तो दिल कट मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, नहीं बोला तो हम 4 डिजिट से कैलकुलेट करेंगे सेफ साइड,
और अगर बोला है या क्वेश्चन में मोस्टली प्रेजेंट वाले फैक्टर्स दिया होता है काफी बार, तो अगर दिया है तो जो दिया है वो ले लेना, ठीक है। नहीं दिया है तो देन यूज 4 डिजिट्स। किसी को पीवी नहीं कैलकुलेट करना आता है तो पूछ लो, 10% है तो इट विल बी 1 डिवाइड बाय 1.1, तो ले लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो 1818, ओके, $37,566 7 534,865। तो टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ रहा है अपना 534,865 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, तो ज्यादा ही है, मतलब पे बैक आ तो रहा है, मतलब आपका पे बैक जो है वो आ तो रहा है। तो हम इसमें से डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्काउंटेड पे बैक। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव लेना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव हम लेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, $181,820, 2,64,000, ओके, $302,025, ठीक है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गया। तो 5 लाख हमें चाहिए, 4th ईयर में हम कहां पहुंच रहे हैं, 4,72,775 पे, और 5th ईयर में 530, मतलब समवेयर बिटवीन 4th एंड 5th ईयर हमारा पे बैक आ जाएगा, ठीक है। तो अपना डिस्काउंटेड पे बैक होगा मैं 4th से अगर स्टार्ट करूं तो 4 प्लस 4th के बाद 4 साल में हम कहां पहुंच रहे हैं, 4,72,775 पे। अपने को जाना कहां तक है, 5 लाख। ठीक है, नीचे 5th ईयर का कैश फ्लो, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 534,865 माइनस 472,775 इंटू 5 माइनस 4, ठीक है। तो 4th ईयर में आएगा 62,090, अपने को चाहिए कितना चाहिए, अपने को 5 लाख माइनस 472 775, 27,225, तो चाहिए अपने को 27,225, आएगा 62,090, कितना है 4.44 ईयर्स, ठीक है। सो 4.44 ईयर्स इज अवर डिस्काउंटेड पे बैक। अगेन क्राइटेरिया रिमेन सेम, लोअर द बेटर। ये डिस्काउंटेड पे बैक हो गया। एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनपीवी क्या होगा, आपका डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस योर इनिशियल या आउटफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है अपना 5,34,865 और आउटफ्लो है अपना 5 लाख। 34,865 इज अवर एनपीवी। क्लियर, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सेम ही है, बस यहां पे माइनस करने की जगह डिवाइड करना है। तो टोटल या डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइड बाय योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 534,865 डिवाइड बाय 5 लाख, कितना है 1.0, ठीक है। एनपीवी के लिए क्राइटेरिया क्या है, पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट, नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट। पीआई के लिए क्राइटेरिया क्या है, 1 या उससे बड़ा होगा तो एक्सेप्ट, 1 से छोटा होगा तो रिजेक्ट। 1 से छोटा होगा इसका मतलब हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो जब आप इसको 10% पे इवैल्यूएट कर रहे हो ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आप ऐसा मान रहे हो कि ये प्रोजेक्ट आपको 10% रिटर्न दे रहा है। तो अगर इसका ये अमाउंट जो है वो एग्जैक्टली 5 लाख आता है, इसका मतलब प्रोजेक्ट हमें एग्जैक्टली 10% रिटर्न दे रहा है।
ये हमारा अमाउंट जो है वो 10 बड़ा आ रहा है, 5 लाख से बड़ा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है वो 10% से ज्यादा है। और अगर ये अमाउंट 5 लाख से छोटा आता है, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रिटर्न जो वो 10% से कम है। ठीक है, तो ये 10% से आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, मतलब आप ऐसा मान के चल रहे हो मुझे 10% रिटर्न चाहिए, तो 10% से इवैल्यूएट किया और आंसर पॉजिटिव है, मतलब 10% एक तरह का आपके लिए कट ऑफ हो गया कि भाई कम से कम 10% रिटर्न आएगा तो ही मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा। तो 10% पे जब हमने इवैल्यूएट किया, ये बड़ा आ रहा है फिगर, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिटर्न 10 से ज्यादा है, तो हमने एक्सेप्ट किया। 10 से कम होता तो हम रिजेक्ट करते। अगर एग्जैक्टली 10 होता तो भी चलता, हमारा टारगेट तो अचीव हो ही रहा है तो भी चलता। ठीक है, सेम वे पीआई, अगर एग्जैक्टली 10 आ रहा है मतलब पीआई विल बी 1, 10 से बड़ा आ रहा है। तो अब हम फाइंड करते हैं कि एग्जैक्टली रिटर्न आ कितना रहा है, 10 से तो बड़ा आ रहा है, हमें पता है कि रिटर्न जो आ रहा है वो हायर देन 10% है, बट वो कितना है, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है उसका, वो हमें फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली रिटर्न कितना है। तो उसको हम बोलते हैं आईआरआर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आईआरआर। तो आईआरआर क्या है? आईआरआर बेसिकली वो रेट है जिस पे अगर आप डिस्काउंटिंग करते हो तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आपका सेम हो जाएगा। मतलब वो जो 534,865 वो एग्जैक्टली कितना आएगा, 5 लाख। तो हमें ऐसा एक रेट ढूंढना है जहां पे हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का टोटल एग्जैक्टली 5 लाख हो जाए। तो अभी हमने जब 10% से डिस्काउंटिंग किया तो वो ज्यादा है, हमने 10% से जब डिस्काउंटिंग किया तो अमाउंट जो है 534 आ रहा है, इसका मतलब रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर छोटे होते जाएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर छोटे होंगे तो आपका ये वैल्यू छोटा आएगा। हमें यहां कितना चाहिए, 5, हमें यहां पे एग्जैक्टली 5 लाख आना चाहिए, हमें यहां पे एग्जैक्टली 5 लाख आना चाहिए। तो हमें ऐसा एक रेट लेना है जिससे डिस्काउंटिंग करके ये टोटल 5 लाख आएगा। अब इसको करने का एक ही तरीका है, वो है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर के अलावा हम इसको नहीं कर सकते, बट हमें इतना पता है कि रेट को अपने को बढ़ाना है, क्योंकि 10% पे ये पॉजिटिव, अगर ये 5 लाख से छोटा होता तो मैं रेट कम करता, बिकॉज इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विथ रेट। तो 10% पे ये 534 आ रहा है तो हम रेट थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि ये वैल्यू छोटा आ जाए। तो करो ट्राई, अलग अलग रेट्स ले लो। कितना है ये रे कैश फ्लोस, 10 है तो मे बी 12 पे ले लो, 15 पे ले लो, ट्राई करो कितना आता है। ट्राई एट डिफरेंट रेट्स, ये वैल्यू कितना आता है। कैश फ्लोस दिए हुए, पीवीएफ का कॉलम बनाओ, डिस्काउंटिंग करो, मुझे खाली टोटल बता दो। कैश फ्लोज लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कैलकुलेट करो, 12-15 जो रेट आपको लेना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो करो और टोटल बता दो। सब अपना अपना करो, ज्वाइंट वेंचर मत करो, एग्जाम में ज्वाइंट वेंचर काम नहीं आएगा। ट्राई एट 12, कोई 13 पे कर लो, कोई 15 पे कर लो, सब 12 पे मत करना। ले लो 12, 13, मोक्ष, कैल्सी, अपने ओरली कर लेते, कैल्सी की क्या जरूरत है। कैश फ्लो लो, बाजू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकालो, अलग अलग रेट जो भी आपको यूज करना है, डिस्काउंटिंग करो एंड देन फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल खाली मेरे को बता दो। कितने परसेंटेज पे? 12% पे, 12% पे है 50950, 12% पे 509,505, मतलब 12 पे भी अभी भी वो 5 लाख से बड़ा है, तो रेट को और बढ़ाना पड़ेगा। $497, चेक कर लो, बराबर है। 12% पे इट इज 509,505, 13 पे आ रहा है 497,570, बराबर है। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गया बड़ा, एक वैल्यू छोटा आ गया, क्योंकि हम एग्जैक्टली ढूंढने जाएंगे ना तो एग्जाम में एक ही सम खत्म होगा, तो हमें उसको इंटरपोलेशन से करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि एक वैल्यू छोटा हो, एक वैल्यू बड़ा हो। तो अपने को 5 लाख चाहिए, तो एक वैल्यू 5 लाख से बड़ा है, एक वैल्यू 5 लाख से छोटा है, वैसा अपने को चलेगा। तो अब देखो 5 लाख से बड़े में तो हमारे पास ये भी तो है, 10% पे हमने जो गिना था 534,865 वो भी हमारे पास है,
प्लस हमारे पास ये 12% वाला भी है और 13% पे भी है। तो हमें क्या करना है, जो नियरेस्ट होगा वो लेना। जितना ये परसेंटेज आप जो ले रहे हो उसमें जितना कम गैप होगा ना, आंसर की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। अभी अपने को 12 और 13 है तो फिर मैं 10 और 13 यूज नहीं करूंगा। 10 और 13 यूज करके भी आंसर तो आ जाएगा, एक वैल्यू बड़ा एक वैल्यू छोटा, बट प्रिफरेबली गो विद दिस टू। फिर ऐसा नहीं करना एग्जाम में कि अपने को एग्जैक्टली एक ही परसेंट का गैप लेना है, 2%, 3% तक भी चल जाएगा, आंसर में उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। बड़ा भाई आप 5-10% का गैप लोगे कि 10 के बाद सीधा आपने 20 पे गिन लिया और फिर उससे आंसर लेके आओगे ना, तो आंसर विल नॉट बी करेक्ट। फिर उसमें पॉइंट के बाद ज्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा। 1-2%, 3% तक का भी गैप होगा तो चलेगा। तो यहां पे ये जो गैप है ना, ये प्रिफरेबली 2 से 3% तक का रखना, उससे ज्यादा का गैप मत रखना, नहीं तो आंसर की एक्यूरेसी उतनी कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। तो हमें इसको इंटरपोलेशन से करना है। तो अभी हमने जो पेबैक में किया था वो इंटरपोलेशन ही था। तो आईआरआर अगर अपन करें तो 12 से स्टार्ट करें तो 12 प्लस हमें कितना चाहिए, 5 लाख। 12 पे ये है 509505 और नीचे इन दोनों का डिफरेंस 509505 माइनस 497570। ठीक है, और इनटू रेट का डिफरेंस 13 माइनस 12, 80 कर देते हैं, सो रफली 12.80। ठीक है, तो ये हमने 12% से स्टार्ट किया। आप 13 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 13 से स्टार्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, 13 से माइनस। तो 13 पे हम कहां है, 497,570 पे, तो हमें चाहिए 5 लाख और हमें 497,570 पे। नीचे सेम रहेगा 509505 माइनस 497570 इंटू 13 माइनस 12। ठीक है, आंसर सेम है। तो आइदर ऑफ देव आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज आईआरआर। तो आईआरआर गिनने का सिर्फ एक ही तरीका वो है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो हमारे पास हमें बस डायरेक्शन पता चलना चाहिए। तो अपने पास 10% पे डिस्काउंटिंग किया हुआ एक कैश फ्लो अवेलेबल था, दैट वाज 534,865। तो उससे हमें पता चल गया कि 10% पे जब हमने डिस्काउंटिंग किया तो वैल्यू हमारा बढ़ा आ रहा है। मतलब अगर हमें 5 लाख पे लेके जाना है तो रेट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो रेट बढ़ा के हम वहां पे पहुंचाएंगे। तो 12% पे हमने कैलकुलेट किया, इट कम्स टू 509,505 एंड 13% पे इट कम्स टू 49,570। तो 12.8% इज अवर आईआरआर। तो अगर आप इसको 12.8% से अगर एग्जैक्टली डिस्काउंटिंग करोगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो विल बी इक्वल टू 5 लाख। क्लियर है? किसी को पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने में इशू हो या किसी को आईआरआर कैलकुलेशन में इशू हो तो बोलो, देख लो।
डन। डन। ठीक है, ये अपना एनपीवी हो गया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हो गया, पीआई हो गया, आईआरआर हो गया। नेक्स्ट है अपना मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एमआईआरआर। तो एमआईआरआर कैलकुलेट करते हैं। सेम एग्जांपल अगर अपन कंटिन्यू करें तो अपने कैश फ्लोज कितने हैं, तो एमआईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा, हम हमारे कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सारे कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करेंगे तो अपना एमआईआरआर कैलकुलेट होगा। तो अपने को इन सब की जरूरत नहीं है। तो कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करेंगे। अब अपने को री इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से कोई रेट नहीं दिया है, तो हम कैश फ्लोज को किस पे री इन्वेस्ट करेंगे, एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट करके हम देखते हैं कि हमारा कैश फ्लो कितना आएगा। ये मिनिमाइज कहां से होगा, माइंड इसमें क्या हुआ? अच्छा, यहां से कोई नहीं, चलो नेक्स्ट स्क्रीन ले लेते हैं। बोलो ना एक बार कैश फ्लो। $2 lakhs, 50, 1 लाख। ओके, ठीक है। तो हम एमआईआरआर कैलकुलेट करते हैं। हमने हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लिया था, 10। तो एमआईआरआर क्या होगा, जहां पे हम हर एक कैश फ्लो को री इन्वेस्ट करेंगे और एक लमसम अमाउंट हमारे हाथ में आएगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर। री इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं दिया है तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट करेंगे। तो री इन्वेस्टमेंट के बाद आपके कैश फ्लो कितने आएंगे, हमें वो फाइंड करना है। तो 2 लाख है, ये 2 लाख हमें कब आने वाला है, एट द एंड ऑफ 1st ईयर। जब हम यहां पे ईयर लिखते हैं ना, मतलब बाय डिफॉल्ट ये एंड ऑफ द ईयर है। जब आप एंड लिखते हो, जब ईयर आप लिखते हो, मतलब बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द ईयर है। बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब क्या, आज। तो आज इन्वेस्ट किया, आज का आज तो कैश फ्लो आएगा नहीं। तो जब आप ईयर्स प्लॉट कर रहे हो, मतलब ये आपके एंड ऑफ द ईयर ही है। तो जो पहला कैश फ्लो आने वाला है वो कब आएगा, आज से 1 साल के बाद। हमें कब चाहिए, 5 साल के एंड में आने वाला है, आज से 1 साल के बाद। हमें इकट्ठा करके वो सारा कैश फ्लो कब चाहिए, 5th ईयर के एंड में। तो कितने साल री इन्वेस्ट करेंगे, 4। 1st ईयर के एंड में आ रहा है, 1st ईयर के एंड से 5th ईयर के एंड पे लेके जाएंगे। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख को मैं 10% रेट पे 4 साल के लिए री इन्वेस्ट करूंगा। फिर 1 लाख जो है उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे 3 साल के लिए। 50,000 को 2 साल के लिए, 2,50,000 को 1 साल के लिए। और लास्ट वाला री इन्वेस्ट नहीं होगा बिकॉज वो ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द 5th ईयर है। कितना है फर्स्ट वाला, 820। ओके, सेकेंड 133, 60,000। ओके, ठीक है।
तो 2 लाख को हमने 4 साल के लिए किया, 1 लाख को 3 साल के लिए, 2 साल और 1 लाख, और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा, उसको हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो 1 लाख ही रहेगा। टोटल 8614। तो 5 साल के एंड में अपने को आएगा 8,61,420। तो ये कब आएगा? 5 साल के एंड में लमसम 861,420 अपने पास आएगा। तो अब अपने लिए सिनारियो बहुत ही क्लियर है। आज हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया और इकट्ठा एक लमसम अमाउंट आएगा 5 साल के एंड में कितना? 861,420। क्लियर? तो आज 5 लाख इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद 861,420 है, बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि बीच में जो आ रहा था उन सबको हमने री इन्वेस्ट कर दिया। तो अब हमारे लिए 2 ही कैश फ्लो, एक आज पैसा जा रहा है और 5 साल के बाद आ रहा है। तो ये नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं और MIRR आ जाएगा। अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है? AP1 प्लस R बाई 100 रेज टू N। तो ये जो 861,420 आया, ये क्या है? ये अपना अमाउंट है, 5 साल के बाद हमें रिसीव होगा। P क्या हो जाएगा? 5 लाख। तो आज हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया और 5 साल के बाद लमसम हमारे हाथ में कितना आएगा? 861,420। ये इकट्ठा हमारे हाथ में आएगा। तो R कितना? तो R अपना यहां पे मिसिंग फिगर हो जाएगा और नंबर ऑफ ईयर से अपने 5। इसको यहां डिवाइड कर दो, कितना है? 4-5 डिजिट्स ले लेना, 1। ठीक है, और ये है अपना 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 5। तो इधर 5th रूट करेंगे, ठीक है। तो 1.7228 का 5th रूट करेंगे, तो कैलसी पे कर लेते अपन। तो हम क्या करेंगे? पहले ले लो 1.728, 10 बार अंडर रूट। 1.728 लो, 10 बार अंडर रूट किया, -1, ठीक है। फिर इन टू जो पावर पे वैल्यू होती है वो, तो ये पावर पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या होगा? रेज टू 1/5, करेक्ट। तो डिवाइड बाई 5 किया, +1 किया, अब इंटू इक्वल टू 10 टाइम्स। कितना है? 115। ओके, तो 1150 कर देते हैं। तो 1 प्लस R बाई 100, R कम्स टू 11.5। तो ये जो R आया 11.5, इसको हम बोलते हैं MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 5th रूट अब नॉर्मली सीधे सारे कैलसी पे नहीं कर पाओगे, तो अब 10 टाइम्स अंडर रूट किया हमने क्या किया? हमने बेस लिया 1.7228, 10 बार अंडर रूट किया, -1 किया, फिर इन टू 1/5 जो पावर होगा उससे मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में वापस +1, फिर इंटू इक्वल टू 10 टाइम्स। तो ये आ गया आपका MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? ठीक है। सेम इसके जैसा ही है ना अपना मॉडिफाइड एनपीवी होता है या टर्मिनल वैल्यू मेथड होता है, वहां भी हम कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करते हैं। बट जनरली जब हम MIRR कैलकुलेट करते हैं, मतलब बाई डिफॉल्ट हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे हम किसी और रेट ऑफ रिटर्न पे री इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप टर्मिनल वैल्यू के लिए भी अगर आप री इन्वेस्टमेंट का रेट यही रखोगे जो आपने MIRR के लिए रखा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो एनपीवी के बराबर का ही आंसर आएगा। तो जनरली डिफरेंस दोनों में यही है कि नॉर्मली अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न कुछ और दिया इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम वो यूज कर लेंगे और नहीं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो MIRR के लिए जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट जिसपे हम री इन्वेस्ट करेंगे, और अगर हम मॉडिफाइड एनपीवी या टर्मिनल वैल्यू मेथड पे जाते तो हम किसी और रेट पे री इन्वेस्ट करेंगे। कि सपोज मैं आपको रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट दे देता हूं, सपोज हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे एट द रेट ऑफ से 9%। तो अब हम क्या करेंगे? सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, हम री इन्वेस्ट करेंगे 9% के हिसाब से। तो 2 लाख है इंटू 1.09 रेज टू 4, 1 लाख, 1.09 रेज टू 3, 50,000, 1.09 रेज टू 2, ऐसा नहीं है कि हर साल का री इन्वेस्टमेंट का रेट सेम ही होगा। हो सकता है पहले साल का 10 हो, दूसरे का 15 हो, तीसरे का 9 हो, कुछ भी हो सकता है। टू कीप इट सिंपल, मैं आपको हर साल का री इन्वेस्टमेंट का रेट सेम दे रहा हूं। ये कितना है? 282, ओके,
50 2 और लास्ट वाला 1 लाख एज इट इज रहेगा, वो री इन्वेस्ट नहीं होगा। 8437, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, या आप उसको लास्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा यहां पे जजमेंट का पॉइंट क्या होगा, तो मॉडिफाइड एनपीवी विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू माइनस अवर इनिशियल या इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, तो ये टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू 843724, ये अपने को कब आ रहा है, 5 साल के एंड में, इकट्ठा 5 साल के एंड में आ रहा है। तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी, तो 5th ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या लिखना हो तो वी कैन राइट इट दिस वे, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे से ही हम करेंगे 1.1/5, ठीक है। और या फिर आप सीधा 5th ईयर का पीवीएफ तो हमारे पास है ही 0.6209, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1 एंड द सेम। री इन्वेस्ट आपने 9 पे किया, प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करेंगे। री इन्वेस्टमेंट के रेट से अगर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, करेक्ट। तो री इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन हम जब इवैल्यूएट करें प्रोजेक्ट को तब तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही करेंगे। तो डिस्काउंटिंग हैज टू बी विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना है, 523 523,868 5, ये पूरा लॉन्ग है, ओके 523,886, ओके, ठीक है। वो आपने शायद डिजिट कम लिए होंगे तो उस हिसाब से। तो मॉडिफाइड एनपीवी कितना हो गया, 523,886 माइनस 5 लाख, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड एनपीवी। तो बस फर्क तब होगा जब हमने री इन्वेस्टमेंट का रेट कुछ और यूज किया। अगर हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से री इन्वेस्ट किया था वो कितना था, 861,420, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितना आता है। अगर सेम तरीके से यहां पे 861,420 लेके प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितना आता है, 861,420 का प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, माइनस 5 लाख, कितना आया, ठीक है। और एनपीवी कितना था, वो तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। तो अगर आप सेम री इन्वेस्टमेंट का रेट भी अगर यहां पे भी री इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे होता ना, तो एनपीवी एंड मॉडिफाइड एनपीवी विल बिकम सेम। तो एनपीवी मॉडिफाइड एनपीवी का काम बेसिकली तभी आएगा जब री इन्वेस्टमेंट का रेट इज समथिंग डिफरेंट। अगर री इन्वेस्टमेंट का रेट आप उतना ही रखने वाले हो तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां पे आप एनपीवी में थे। पहले आप 10% पे री इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर 10% पे आप वापस उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओगे, तो आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ जाओगे। तो एनपीवी एंड मॉडिफाइड एनपीवी दोनों सेम हो जाएगा। तो फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब री इन्वेस्टमेंट का रेट कुछ अलग है। क्लियर। और उसमें भी देखो ये आंसर हमारा एनपीवी से छोटा है क्योंकि हमने री इन्वेस्टमेंट कम रेट पे किया है। री इन्वेस्टमेंट हमने 10% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, री इन्वेस्ट हमने कितने पे किया है, 9 पे। तो हमने कम रेट पे री इन्वेस्ट किया है, इस वजह से हमारा एनपीवी कम हो गया। अगर हमने री इन्वेस्ट से 11 पे किया होता या 12 पे किया होता तो ये मॉडिफाइड एनपीवी हमारा बढ़ जाता। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एनपीवी, मॉडिफाइड एनपीवी या एमआईआरआर दोनों एक ही डायरेक्शन पे चलते हैं। बस एमआईआरआर में हम जनरली ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि भाई री इन्वेस्टमेंट का रेट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है, और मॉडिफाइड एनपीवी में जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ और होगा तो। अदरवाइज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होगा तो फिर मॉडिफाइड एनपीवी का क्या करेंगे, आंसर तो एनपीवी वाला ही आना है, तो फिर मॉडिफाइड एनपीवी का कोई यूज नहीं है। तो री इन्वेस्टमेंट रेट्स आर डिफरेंट, तो आप मॉडिफाइड एनपीवी यूज करोगे। इतने में किसी को कोई डाउट है, लिख लो। उधर का बाकी है लिखना।
सॉरी। री इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, री इन्वेस्टेड कैश फ्लो और आपका कितना आएगा टोटल वो। जो भी, ये तो जस्ट टू टेक एन एग्जांपल हमने 9 लिया, जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल हो आप उस रेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको हर साल कैश फ्लो आ रहा है। अब आपके पास उस टाइम पे जो भी मार्केट में री इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, से 9% है तो 9 ले लिया, मे बी से फर्स्ट ईयर में 9 था, सेकंड ईयर खत्म हुआ, तब नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 10% पे, तो सेकंड ईयर का कैश फ्लो हम 10 पे ले लेंगे। तो हर साल अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी शायद मेरे पास अलग हो, आपके पास अलग हो, तो जो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो उसके रेट पे आप री इन्वेस्ट कर सकते हो।
ठीक है, आज इतना रखते हैं, फिर आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एक ज मिनट, હું આને રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દઉં।